नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हालचाल। हमारे हाथ में नॉर्मल पर्सन का ब्लड 100 ml, ये हमारे हाथ में डायबिटिक पेशेंट का ब्लड 100 ml, जो देखने में ब्लड कम और रुआबजा ज्यादा लग रहा है। जो नॉर्मल ह्यूमन होते हैं उनके ब्लड में लगभग 90 मिलीग्राम होता है इतने खून में। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं इसमें 90 से ज्यादा यानी लगभग 150 होगा या 200 मिलीग्राम इन 100 ml ब्लड में कुछ इतना होता है। ये चींटी इधर चीट गया, अब लगा चींटी माता का आज तो ऐसे है हमारे घर में। आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि क्या होता है डायबिटिक, क्या होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं मधुमेह की बीमारी बोलते हैं, जिसको शुगर की बीमारी बोलते हैं। ये क्यों होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या अगर जिसको हो गया है तो उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका पूरा बायोलॉजी और केमिस्ट्री समझने का पूरा प्रयास करेंगे और अंत में बताएंगे इसका सटीक घरेलू उपाय। ब्लड चाहे नॉर्मल पर्सन का हो चाहे डायबिटिक पेशेंट का हो, उसमें जो शुगर है, शुगर आया कहां से, शुगर आया कहां से, इसको जानने से पहले हम समझेंगे उसकी थोड़ी सी केमिस्ट्री की शुगर होता क्या है। चीनी का अगर केमिकल फार्मूला देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होता है। जो ये वाला पोर्शन है यही है आपका मधुमेह होने का कारण, जो डायबिटीज कराता है, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। और इस जो ये वाला एरिया है इसको बोलते हैं फ्रक्टोज। ठीक है, अगर आप चीनी देखा जाए, जब भी मैं चीनी कहूं तो चाहे आपका गन्ने का रस हो, चाहे गुड़ हो, चाहे मिश्री हो, सब तीनों में एक ही चीज है। इसमें देखा जाए तो लगभग 50% इसमें जो है सुक्रोज होता है, 50% इसमें फ्रक्टोज होता है। वहीं पे अगर आप इसको फल डाल दें, फल अगर जैसे आप इस्तेमाल करते हैं तो फल में क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा थोड़ा सा कम, जो कि आपका 35 से जो है 45% होता है। वही चीज यहां पर आपको जो है 65 से 55% हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जो फल है उसमें भी अच्छा खासा ग्लूकोज होता है। इसके अलावा जो हम ग्रेन खाते हैं, मतलब कि अनाज, ठीक है, जो हम अनाज खाते हैं जैसे कि आपका वीट हो गया और राइस हो गया, ये सब में जो मात्रा होती है ग्लूकोज की, इसमें 100% होता है। दूध जब हम खाते हैं, दूध में जो है ऐसा होता है लैक्टोज, जैसे कि नाम सुना होगा, लैक्टोज होता है। कितना होता है, 50%। और बाकी जो बचा उसमें फ्रक्टोज नहीं होता है, बल्कि वो जो है लैक्टोज होता है 50%। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे दूध में भी 50% ग्लूकोज होता है। और ये सब सारे को मिला करके बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। अगर ये देखा जाए, जो नॉर्मल ह्यूमन लोग होते हैं उनके शरीर में 90 मिलीग्राम ग्लूकोज होता है। वो ग्लूकोज हमारे शरीर को ऊर्जा कैसे प्रदान करती है, ऐसे प्रदान करती है जैसे कि मान लो कि हमारे पास है ये ग्लूकोज, ठीक है, ये ग्लूकोज हमारे शरीर में ये है हमारे पास सुक्रोज, ये पूरे को मिला के बोलते हैं। शरीर में जाने के बाद ये यहां से टूटता है, टूटने के बाद फ्रक्टोज अलग, ग्लूकोज अलग। हमारे हार्ट की कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज जब चला जाता है तो ये जो है टूट जाता है। टूटने के बाद बनाता है एसिटाइल को एंजाइम, और प्लस जो है जनरेट होता है ढेर सारा एटीपी, एक प्रकार का ऊर्जा का स्रोत होता है। अगर आप बायोलॉजी के छात्र हैं तो आपको पता होगा कि इस घटना को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। और जो है बाद में यही एक कोलेस्ट्रॉल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में कन्वर्ट होकर ढेर सारा ऊर्जा प्रदान करता है। यही ऊर्जा जो कि हमारे पूरे शरीर में इस्तेमाल होता है। तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि ग्लूकोज हमारे लिए कितना जरूरी है। लेकिन अब हम बात करते हैं इस वाले ब्लड की। क्या होता है ऐसे ह्यूमन में जिसको कि डायबिटीज हो जाता है, वो ग्लूकोज की मात्रा इतना ज्यादा हो जाता है कि एनर्जी संभाल ही नहीं पाता है, और वैसे कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज। ग्लूकोज को जो हमारे बॉडी में रेगुलेट करने वाला जो हार्मोन है, उस हार्मोन को बोलते हैं इंसुलिन। यहीं से शुरू होता है हमारा डायबिटीज की कहानी। अब हम आपको समझाते हैं डायबिटीज होता क्या है। डायबिटीज को समझाने के लिए आपको चाहिए केला। केला क्या होता है, हमारे शरीर के यहां पर एक ऑर्गन होता है, वो ऑर्गन को बोलते हैं पैंक्रियाज। और पैंक्रियाज में ढेर सारे कोशिकाएं होती हैं, उस कोशिका को बोलते हैं बीटा सेल। ये हमारे पास पैंक्रियाज हो गया, इसमें जो है ढेर सारे बीटा सेल चिपके हुए हैं। ये वही बीटा सेल है जो ये इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है। अब सवाल उठता है कि इंसुलिन ग्लूकोज को कैसे रेगुलेट करता है। मान लो कि हमारे पास एक कोशिका है, यहां पे है हमारे पास ब्लड में जो है आरबीसी होते हैं ढेर सारे, और इसी ब्लड में है ढेर सारे शुगर यानी ग्लूकोज के पार्टिकल पड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब के साथ जब ब्लड टेस्ट करवाने जाएंगे, यहां पे इंजेक्शन डाल के निकाल लेंगे और सारे ये ग्लूकोज लेवल और रेट करेंगे। लेकिन जब ये इंसुलिन रहता है तो ये इंसुलिन यहां से निकाल करके कोशिका के अंदर डाल देता है। जब ये अंदर डाल देगा, इसको भी डाल देगा, इसको भी डाल देगा, इसको भी डाल देगा,
तो जो है जब दोबारा डॉक्टर साहब इसको ब्लड टेस्ट करेंगे तो पता लगा कि इसमें ग्लूकोज की मात्रा है ही नहीं या कम है। तो इस तरह से ग्लूकोज जो है ट्रांसफर किया जाता है कोशिका के अंदर, किसके द्वारा? इंसुलिन के द्वारा। इंसुलिन को आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि मान लो कि कोविड लॉकडाउन का सिचुएशन है और इंसुलिन नामक पुलिस जो है लोगों को जो ग्लूकोज का जो मालिक्यूल है उसको मार मार घर के अंदर चलो, घर के अंदर चलो, तो भी अंदर चल, तो भी अंदर चल, तो भी अंदर चल। लेकिन जब बड़का वाले पुलिस इंस्पेक्टर आएंगे उस एरिया में निगरानी करने तो कोई दिखेगा ही नहीं, तो उसको कहेंगे हाँ ग्लूकोज लेवल बढ़िया है, मतलब कम है। अगर वही ग्लूकोज अगर कोशिका के अंदर नहीं गया तो समझ लीजिए कि वो बाहर ही रहेगा, तो बड़का वाले इंस्पेक्टर साहब छुटके वाले इंस्पेक्टर साहब को कहेंगे अभी तुमने निगरानी अच्छे से नहीं किया है। तो ग्लूकोज जैसे ही हमारे कोशिका के अंदर जाता है यहां पर शुरू होता है यही वाली प्रक्रिया जो मैंने आपको पहले बताया है। अगर इंसुलिन लेवल नहीं है, अगर कम हो गया किसी कारण से, तो ये जो है ग्लूकोज जो है हमारे कोशिकाओं के अंदर नहीं जाने देता है और फलस्वरूप हमारे जो है ब्लड में ढेर सारे ग्लूकोज लेवल बढ़ता रहता है। अगर यही चीज़ अगर आपको डॉक्टर साहब फिर से ब्लड निकाल के चेक किया और आपको पता चला कि इसमें 200 मिलीग्राम पर डीएल लेवल है तो समझ लीजिए कि आपको जो है डायबिटिक है। अब सवाल उठता है कि जो डायबिटिक होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है टाइप 1 डायबिटीज और दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज। इसको डायबिटीज मिलेटिस बोलते हैं। वैसे जो टाइप 1 होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें पैंक्रियाज होते हैं, ढेर सारे बीटा सेल्स होते हैं। ये बीटा सेल मरना शुरू हो जाते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथा के बाद पांचवा। ये कोशिकाएं ही मरना शुरू हो जाती हैं और मर के जब मर जाएंगे पूरे आपके पैंक्रियाज से बीटा वाली सेल, तो जो टाइप 1 डायबिटीज के लोग होते हैं उनके पैंक्रियाज में बीटा सेल देखें बहुत कम है या न के बराबर है। तो इसमें जब बीटा सेल कम है तो इंसुलिन लेवल भी कम बनेगा और जब इंसुलिन कम होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, तो जो है लोगों को मार मार के घर के अंदर नहीं पहुंचाएगा, सब लोग बाहर ही मनमानी घूमते रहेंगे इस तरह से और कोविड बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ग्लूकोज लेवल उनके शरीर में बढ़ता जाएगा। जब बढ़ता जाएगा आवश्यकता से अधिक, ऐसे को बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। जब आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो तो उसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया, इसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज। अब सवाल उठता है कि टाइप 1 डायबिटीज होता क्यों है? उसका पहला कारण है जेनेटिक मतलब कि अगर आपके पास मम्मी पापा को हुआ है, आपके नाना को हुआ है, नानी को हुआ है, दादा दादी को हुआ है, परदादा को पहले हुआ था, उनका जीन आपके बच्चे में आ गया जिसका उसका कोई दोष नहीं है, फिर भी ऐसे बच्चों को डायबिटीज हो जाता है। दूसरा जो मेन कारण है इन्वायरमेंटल। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका घर में किसी भी प्रकार का जेनेटिक डायबिटिक प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी जब बच्चा पैदा होते ही अचानक से उसमें डायबिटिक इशू आ गया। उसका मैं एक दो कारण बता देता हूं। सबसे पहला जो कारण है सी सेक्शन से जो बच्चा पैदा होते हैं उसमें जो है टाइप 1 डायबिटीज होने का चांस 20 से 30% ज्यादा होता है। क्यों? जैसे कि आप जानते हैं कि उसका मेन कारण है गट माइक्रोब्स। क्या होता है? जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पूरे शरीर में बैक्टीरिया भरा पड़ा होता है। जो बैक्टीरिया कहां कहां है? हमारे हाथ में है, फिंगर में, जीभ में है, हमारे शरीर में है, स्किन में है, पैर में, हमारे प्राइवेट एरिया में भरे पड़े हैं, कखौरी में भरे पड़े हैं। तो जब भी सी सेक्शन होता है, जैसे कि मान लो कि हमारे पास ये है मदर का उम्ब भी बोलते हैं ना, ये है बच्चेदानी, अब ये बच्चा बैठा हुआ है मस्ती करता है, ठीक है। ये है उसका हाथ पैर, इसके दो प्यारे प्यारे से आंखें इस तरह से बना हुआ है। क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरे शरीर में चारों तरफ यहाँ पे बैक्टीरिया भरे पड़े हैं। जब ये बच्चा वेजाइनल के माध्यम से बाहर निकलता है तो इसको ये जो माइक्रोब्स होते हैं खुद उसकी पूरी बॉडी एक्सपोज हो जाती है और ऐसे तैसे करके वो मुंह में ऐसे थोड़ा बहुत वो बैक्टीरिया माइक्रोब्स खा भी लेता है, जिसके वजह से इस बच्चा पैदा होने के पहले ही वो जो है माइक्रोब से अच्छा खासा एक्सपोज हो जाता है, जो कि बॉडी की इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर क्या होगा, अगर हम उसको सी सेक्शन के काट करके यहीं से निकाल लें, ठीक है, यहीं से निकाल लिया तो पता लगा कि इस रास्ते से होके गुजरा ही नहीं, तो उसको जो है इम्यूनिटी थोड़ा सा वीक हो गई। ये हो गया नंबर 1। जो महिलाएं अपने बच्चों को मिल्क नहीं पिलाती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग जिसे बोलते हैं, क्या होता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइक्रोब्स हमारे पूरे शरीर में, हमारे स्तन पे भी है। बच्चा पैदा होते ही सबसे पहला जो दूध पीता है, दूध तो बाद में पिएगा, लेकिन माइक्रोब्स पहला खाना पीना शुरू कर देता है। तीसरा जो मेन कारण है, अगर बच्चा पैदा हुआ और बीमार होने की वजह से उसको ढेर सारा एंटीबायोटिक से
ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो एंटीबायोटिक्स क्या होता है कि बच्चे के पेट में जब एंटीबायोटिक्स जाएगा, जो भी अगर उसको अच्छे से फीड किया, ब्रेस्ट फीडिंग भी किया गया, नॉर्मल वेजाइनल बर्थ भी हुआ है उसका, लेकिन एंटीबायोटिक्स की वजह से जो भी जर्म उसके माइक्रोब्स उसके एलिमेंट्री कैनाल में है, उसके गट में, सब मार दिए गए हैं, जो आगे चल करके एक और बीमारी को जन्म देता है, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है, मतलब निगेटिव तरीके से, कि वो आपके शरीर की जो कोशिकाएं हैं, जो आपके शरीर की कोशिकाएं हैं, इसको भी पहचानने से इनकार कर देता है। तो उसको लगता है ये बीटा सेल हमारे शरीर का अंग है ही नहीं, तो उसको खा लेता है, इसको भी 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 खा लेता है। धीरे धीरे आपके पैंक्रियाज में बीटा सेल कम हो जाता है, फलस्वरूप आपके शरीर में इंसुलिन कम बनेगा। इंसुलिन कम बनेगा तो आपको जो है शरीर में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ हो जाएगा। ये होता है टाइप 1। अब हम बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 डायबिटीज़ में बीटा सेल बड़े हेल्दी रहते हैं, अच्छा खासा भरे पड़े, जैसा कि आप देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी लोग कहते हैं इंसुलिन की जरूरत क्यों पड़ती है। इसको समझाने के लिए हमको समझाना पड़ेगा। एक अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल किया जाता है, उसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब ये इंसुलिन तो बन रहा है, ढेर सारा बन रहा है, लेकिन जो है, जो कोविड लॉकडाउन में जो लोग बाहर घूम रहे हैं ग्लूकोज, उनसे डरना ही बंद कर दिए। अरे हट, हम तुमसे नहीं डरने वाले, हम जाएंगे नहीं घर के अंदर, जो जितना मर्जी तुम बुलाओ, हम अंदर जाएंगे ही नहीं, जाएंगे नहीं। ऐसा ही देखो कैसे काम करता है। जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक फैट का सेल्स है, कोशिका है, इसके ऊपर यहाँ पे होता है एक रिसेप्टर। ये जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन यहाँ के बाइंड करता है, और उसके बाद यहाँ पे दरवाजा यहाँ पे खोल देते हैं, और जिससे जो है यहाँ पे हमारे पास ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज अंदर जाता है। बेसिकली इंसुलिन ऐसे ही काम करता है। लेकिन ये जो रिसेप्टर होते हैं, इंसुलिन को बाइंड होने ही नहीं देते हैं। ठीक है, बाइंड नहीं होगा तो ये दरवाजा बंद, हमेशा बंद रहेगा। जब बंद रहेगा तो ग्लूकोज अंदर जाएगा ही नहीं। जो ग्लूकोज अंदर जाएगा ही नहीं, तो हमारे पास जो एक कैपिलरी है, कैपिलरी में जो है ढेर सारे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती रहेगी, और इसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। जब जो है आप नवीन पैथोलॉजी के पास जाएंगे ब्लड टेस्ट करवाने, तो वो जो कहेगा भैया आपके पास 150 मिलीग्राम पर DL आपके पास ग्लूकोज है, आपको जो है डायबिटिक है। कौन सा डायबिटीज? डायबिटीज टाइप 2। इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो कि इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में बन रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ग्लूकोज को अंदर डाल ही नहीं पा रहा है। ये कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि जैसे कि मान लो कि जब पुलिस वाला आया कि भैया अंदर चलो, और जो लोग बाहर टहल घूम रहे हैं वो कह रहे हैं हम कैसे अंदर जाएं, दरवाजा तो बंद है, आप ही बताओ कैसे जाएं। और जब इंसुलिन भैया उसके पास जाता है, भैया दरवाजा खोल दो, तो उसकी भी नहीं सुनता है। कौन नहीं सुनने देता? ये जो रिसेप्टर है उसकी सुनता ही नहीं है। तो फलस्वरूप क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है, इंसुलिन हार मान लेता है कि ऐसा करो कि ये सब ग्लूकोज अब अंदर नहीं जाएंगे, तो खुद ही जो है इंसुलिन का सिक्रेशन जो है कम करना शुरू कर देता है। कम होता जाएगा। एक समय ऐसा आ जाएगा कि इतना कम हो जाएगा कि आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा इतना ज़्यादा बढ़ा देगा कि जिसको हो जाएगा आपको हाइपरग्लाइसेमिया। इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो कहेगा आपको टाइप 2 डायबिटीज है। ओके, तो चाहे तो टाइप 1 डायबिटीज हो, चाहे टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटस हो, दोनों के केस में हमने देखा कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है। जो हमारा शरीर कहता है कोई टेंशन नहीं, ग्लूकोज ज़्यादा होगा, हम उसको बाहर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? किडनी के माध्यम से। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे ग्लूकोज में, जब हमारे शरीर में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है ज़्यादा, तो कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं। पहला दिक्कत है किडनी। किडनी में जो है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, उसमें ढेर सारे फिल्टर बने होते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से होते हैं। इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। जो किडनी की जो कोशिकाएं होती हैं, इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। यहाँ पे खून का छाना जाता है, खून की कैपिलरी यहाँ से आई, और यहाँ पे जो है फिल्टर हुआ, और ये खून छनने के बाद अच्छा वाला, खराब वाला इधर से आया, अच्छा वाला वहाँ चला गया। यहाँ पे क्या होता है? छननी, जो चाय की छन्नी होती है, यहाँ से छनती है, गंदा वाला मटेरियल यहाँ आता है, धीरे धीरे करके आपके पेशाब के माध्यम से बाहर चला जाता है। तो किडनी कहती है ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही, कोई टेंशन नहीं, हमको दे दो। तो ग्लूकोज यहाँ आ जाता है, ग्लूकोज यहाँ पे छानना शुरू कर देता है, यहाँ से निकाल करके निकालना शुरू कर देता है। तो दिक्कत क्या है? ग्लूकोज अगर आपके पेशाब के माध्यम से बाहर निकल रहा है तो क्या दिक्कत है? तो पहला जो दिक्कत होता है वो होता है वाटर का, पानी। जब भी ये ग्लूकोज आपके शरीर से बाहर ज़्यादा से ज़्यादा निकालने की कोशिश करता है, साथ में ढेर सारा पानी भी बाहर निकालता है। पानी आएगा कहाँ से? आपके पूरे शरीर से पानी को निकाल करके वहाँ से निकाल देगा, जिसकी वजह से आपको हो जाएगा नंबर 1 प्रॉब्लम, डिहाइड्रेशन।
अब डिहाइड्रेशन होगा तो आपको ढेर सारा प्यास भी लगेगा, ठीक है, बार बार प्यास लगेगा, बार बार प्यास करें, पेशाब करेंगे। और दूसरा क्या दिक्कत होता है, जब भी ग्लूकोज ज़्यादा की मात्रा में आना शुरू हो जाता है तो हमारे पास जो ये फिल्टर है, फिल्टर ही खराब हो जाता है, क्योंकि बार बार फिल्टर करते 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 यहाँ जो ग्लोमेरुलाई होते हैं, ये जो है फिल्टर होने के अच्छे से फिल्टर नहीं करते हैं। जैसे आप चाय छानते हैं, चाय की पत्ती भी आपके कप में चली जाएगी। तो अब जो है क्या होगा कि हमारे जो ब्लड में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे ब्लड में क्या क्या होता है, हमारे पास RBC हैं, WBC हैं और ढेर सारा प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन अब छन के यहाँ आ गया, जब यहाँ आ गया ऐसे करके आपके जो है एल्बुमिन जो प्रोटीन है ज़्यादा की मात्रा में आपके यूरिन में आने लगेगा। कोई भी डायबिटिक पेशेंट, चाहे बच्चा हो चाहे सयान हो, अगर बार बार पेशाब कर रहा है, इसको बोलते हैं पॉलीयूरिया। अगर जब प्रोटीन आपके पेशाब में बार बार निकल रहा है तो इसको बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। कहने का तात्पर्य है कि इसीलिए डॉक्टर साहब आपका यूरिन का भी टेस्ट करते हैं। अगर आप डायबिटीज़ हैं तो उसमें ग्लूकोज की मात्रा भी चेक कर सकते हैं, उसमें प्रोटीन की मात्रा भी चेक कर सकते हैं। और क्या दिक्कत होगी इस किडनी में, किडनी में जो है जो नेफ्रॉन जो मैंने आपको बताया, सिर्फ नेफ्रॉन ही नहीं बल्कि इसकी सपोर्टिंग के लिए ढेर सारी और कोशिकाएं होती हैं जिसको एपिथेलियल सेल बोलते हैं। इस एपिथेलियल सेल का काम क्या होता है कि जब भी कोई फिल्टर होता है इसमें ढेर सारा पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें जो है चली जाती हैं गलती से यहाँ पर फिल्टर करते समय, लेकिन बाद में जो है एब्जॉर्ब हो जाती हैं। इसको बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। लेकिन हमारे शरीर में ग्लूकोज इतने ज़्यादा बड़े होने की वजह से किडनी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा काम करने के लिए उसके पास इतना समय नहीं है रीएब्जॉर्ब करने का, इसलिए सब बाहर निकाल देता है, जिसके वजह से आपको इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब आपके शरीर में अब जो है मिनरल्स की भी कमी हो जाएगी। और अंत में क्या होगा कि यही प्रक्रिया अगर लंबे समय तक चलता रहा तो आपकी किडनी जो हमारे पास जो है, जो किडनी है, किडनी फेल हो जाएगी। जब किडनी फेल हो जाएगी तो बाद में डॉक्टर साहब कहेंगे आपको डायलिसिस पे जाना पड़ेगा, डायलिसिस पे जाना पड़ेगा या किडनी ट्रांसप्लांट पे करना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया हाइपरग्लाइसेमिया का किडनी पर प्रभाव। प्रॉब्लम नंबर 2, उसके लिए मिटाना पड़ेगा। दूसरा जो अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है वो है हमारे मां की आंख की मान लो कि हमारे पास कोशिका है, जैसे कि आप जानते हैं आंख में रेटिना, रॉड और ये कौन सा होता है, कॉन्स, ये सारे कोशिकाएं होती हैं। इसके अंदर ही हमारे पास ग्लूकोज अंदर चला गया है। तो क्या होता है कि जब हाइपरग्लाइसेमिया के कंडीशन में जब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है तो ग्लूकोज इसके अंदर भी ढेर सारा बढ़ जाता है। जब बढ़ जाने के बाद क्या होता है कि इसमें एक प्रकार का रिएक्शन होता है, उसको बोलते हैं पाइलॉल, हाँ शायद पैथवे बोलते हैं। तो क्या होता है जब ग्लूकोज हमारे मां की आंख के कोशिकाओं में जब बढ़ने लगता है तो इस आंख के कोशिकाओं को दिक्कत होने लगता है। अपने बचाव के लिए इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है किसी और में। जैसे कि मान लो कि हमारे पास ये ग्लूकोज है, ठीक है, ये वही वाला ग्लूकोज है जो मैंने आपको शुरू में बताया था, सिर्फ इसको दूसरे फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में भी। ये वाला बांड यहां से जोड़ देंगे तो गोला हो जाएगा, इसके लिए आप डरो नहीं। इसको कन्वर्ट कर देता है दूसरे स्टाइल में। इन दोनों का स्ट्रक्चर को देखेंगे तो लोगों एक ही जैसा लग रहा है कि सिर्फ एक ही अंतर है, इसमें CHO है, इसमें CH2OH है, जिसका मतलब एक H एक्स्ट्रा आया है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन डाल दीजिए और ये जो है एक शायद एल्डोलेज एंजाइम के नामक एंजाइम से बढ़ता है और इसको बोलते हैं सॉर्बिटॉल। क्या होता है जब आंख के कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज को कन्वर्ट करके सॉर्बिटॉल में कन्वर्ट कर देता है, तो ये एक प्रकार का ये एंजाइम जो है एक प्रकार का डकैत की तरह काम करता है। डकैत क्या करते हैं कि जैसे किसी के घर में गए, ये हमारे पास एक आदमी है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, अंदर गया और इसकी आंखें फोड़ दिया। ये हमारे पास दूसरा वाला आदमी जिसकी आंखें फूट गई है, ये घर के अंदर बंद हो गया। अब जब आंखें बंद हो गई हैं तो बाहर निकल ही नहीं पाएगा, दरवाज़ा ढूंढ ही नहीं पाता है। तो ये जो अंधा हो गया है बेचारा, कौन किया है? डकैत। कौन डकैत है? एल्डोलेज ने किया है, ठीक है। उसको जो है हाइड्रोजन नामक गोली से मार दिया और सीधा हाइड्रोजन यहाँ के चिपक गया है। अब इसका जो है आंख अंधा हो गया है। तो क्या होता है कि अगर माँ की आंख के कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज लेवल यानी सॉर्बिटॉल लेवल बढ़ रहा है तो क्या होता है कि इसका कंसंट्रेशन हाई हो गया, इसको बोलते हैं हाइपर ऑस्मोटिक स्ट्रेस कंडीशन। हाइपर ऑस्मोटिक क्या होता है कि जब इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा और बाहर का जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है इसका कंसंट्रेशन कम, तो क्या होता है कि पानी यहाँ से अंदर जाना शुरू कर देता है। क्या जाना शुरू कर देता है? पानी। जो बेचारा अंधा अंदर बैठा हुआ है, खाना पीना तो बाद में पूछेंगे, पहले उसको पानी चाहिए, ठीक है, कम से कम पानी दे दो बेचारे को। तो पानी अंदर जाने से लगता है तो उसकी होती है आपकी आँख की जो
कॉर्न सेल है, रॉड सेल है, रेटिना सेल है, फूलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। यही प्रक्रिया लंबे समय तक चलता रहा तो बाद में वो सेल मरना शुरू हो जाती हैं। फलस्वरूप एक समय ऐसा आएगा आप अंधे हो सकते हैं अगर आप डायबिटीज़ का अच्छे से इलाज नहीं हुआ। क्या होगा? क्या ये रिएक्शन सिर्फ माँ की आंख में ही होता है? नहीं, वो आपके नर्व में भी होता है, किडनी सेल में भी होता है और आपके लीवर सेल में भी होता है। अगर नर्व सेल में है तो उसको बोलते हैं न्यूरोपैथी, अगर किडनी सेल में हो तो उसको नेफ्रोपैथी। इसके वजह से आपके जो न्यूरॉन्स और जो नर्व होते हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं। जब मरना शुरू हो जाते हैं तो आपके शरीर में जो सबसे लंबा नर्व होता है सबसे पहले अफेक्टेड होता है। जो सबसे लंबा जो नर्व होता है वो आपके जो है हाथ के अंगुलियों में, जो कि यहाँ से देखें नापेंगे तो करके इतना बड़ा, और दूसरा जो होता है आपके पैर के पंजों में, जो आपके यहाँ से निकला है ऐसे 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 करके वहाँ तक गया है। तो जितना जो लंबा होता है सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है। इसीलिए जो है इसको जो है क्या बोलते हैं, ग्लव्स और सॉक्स डिजीज भी बोलते हैं। अब अगर हमारे वीडियो को बहुत से ध्यान से देख रहे होंगे तो एक चीज़ मैंने आपको थोड़ा कन्फ्यूजन वाला बताया है कि अगर आपके शरीर में इंसुलिन नहीं है तो इंसुलिन, जैसे मैंने आपको बताया कि दरोगा साहब नहीं है, तो जो है जो बाहर घूम रहे हैं लोग घर के अंदर नहीं जाएंगे। जब घर के अंदर नहीं जाएंगे तो माँ की आंख के अंदर कैसे चला गया हमारा ग्लूकोज? ठीक है, पहला सवाल, ये सारे जो है ब्लड से निकल करके हमारे आंख के अंदर गए कैसे बिना इंसुलिन के? उसका सवाल ये है कि जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ग्लूकोज हमारे शरीर में हर जगह जरूरत पड़ती है। उसमें से बहुत से ऐसे आर्गन हैं जो इंसुलिन इंडिपेंडेंट होते हैं। उसमें से एक उदाहरण है हमारा आपका ब्रेन, और हमारे पास उसमें ब्रेन जो कि न्यूरॉन से संबंधित है, किडनी, और कुछ हद तक थोड़ा सा पार्ट है लिवर। सॉर्बिटॉल, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैं एक चीज मैं खरीदा हूं, लेके आता हूं फिर बताता हूं। ओके, अभी हमारी गुड़िया गई थी मार्केट, उसने देखा कि शुगर फ्री कुकी मिल रहा है। ये हमारे पास शुगर फ्री कुकी है, इसमें देखो लिखा है 0 शुगर। ये देखिए इसमें देखो यहाँ पे लिखा है कि इंक्लूड 0 ग्राम एडेड शुगर, और दूसरा है शुगर एल्कोहल 4 ग्राम। ये जो शुगर एल्कोहल है क्या है? यही है जो सॉर्बिटॉल है, इसी को बोलते हैं शुगर एल्कोहल। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आपके पास डायबिटीज़ के अगर डायबिटीज़ पेशेंट हैं, आप शुगर खा नहीं सकते, तो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल शुगर से बना हुआ कुकी खा सकते हैं। पता लगा उसमें भी वही चीज़ मिला हुआ है जिसकी वजह से आपकी माँ की आँख खराब हो रही है, आपका जो है नर्व खराब हो रहा है, आपका किडनी खराब हो रहा है, लिवरी खराब हो रहा है। तीसरा आर्गन जो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा खराब होता है हाइपरग्लाइसेमिया की वजह से, या जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उसको बोलते हैं फैट सेल्स। फैट सेल्स का मतलब कि हमारे शरीर में ऐसी सारी कोशिकाएं होती हैं जहां पे ढेर सारे फैट स्टोरेज किए जाते हैं। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंट लगा हुआ है, इंसुलिन यहाँ पे बाइंड नहीं कर सकता। जब बाइंड नहीं करेगा तो ग्लूकोज का जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर होते हैं, इसको GLUT4 बोलते हैं इस रिसेप्टर को। अब ग्लूकोज के मालिक्यूल जो यहाँ पे पड़े हुए हैं अंदर जा ही नहीं सकते। जब जा नहीं सकते तो फैट सेल को ढेर सारी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एनर्जी कहाँ से लाएगी? तो ये उसके पास खुद का अपना एक एनर्जी सिस्टम है, उसको फैट सेल इसीलिए बोला जाता है। यहाँ पर एक चीज़ होता है, इसको बोलते हैं ट्राईग्लिसराइड, जो कि कुछ इस तरीके से होता है। मैंने, अगर आप हमारे वीडियो को देखते होंगे तो मैंने आपको कुछ पहले से भी ये सब बना रखा है। ये इस तरह से टांगें होती हैं, ये जो टांगें होती हैं इसको बोलते हैं फैटी एसिड। जो ये वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। ये क्या करता है? यहाँ पे तोड़ना शुरू करता है, यहाँ से तोड़ेगा, यहाँ से तोड़ेगा, यहाँ से तोड़ेगा। इसको बोलते हैं लाइपोलाइसिस। जब ये टूटता है तो ग्लिसरॉल देखो ये अलग और फैटी एसिड अलग। ये जो फैटी एसिड है, अब ये और क्या काम करता है? अगर इसमें कुछ ट्रांसपोर्टर खुले भी हैं, ये मान लो कि एक ट्रांसपोर्टर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, और ग्लूकोज यहाँ पे आके रुका हुआ है, तो फैट सेल उसको लेने की कोशिश करता है, लेकिन जो ये फैटी एसिड है यहाँ पे इनको बुला लेता है बाहर, दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता है, अंदर नहीं जाने देता है। तो ये हो गया फैटी एसिड का नुकसान नंबर 1। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपके गांव में बारात आने वाली है, दूल्हा मार्केट में खड़ा हुआ है, वहाँ से आने वाला जनवास्त के लिए रेडी है, घराती की तरफ से कोई गया ही नहीं लेने के लिए, उसको स्वागत करने के लिए, तो दूल्हा रूठ गया। दूल्हा मतलब हमारे पास जो ग्लूकोज है अंदर जाएगा। फैटी एसिड का नुकसान नंबर 1 मैंने बताया। दूसरा जो होता है, जो फैटी एसिड, इसको बोलते हैं फ्री फैटी एसिड, ये जाता है लीवर में। और कौन जाता है? हमारे पास ये जो ग्लिसराइड होता है, ग्लिसराइड होता है, ये भी जाता है लीवर में। लीवर में क्या होता है कि जैसे कि अब यहाँ पे आपको बताते हैं कि ये जो है उल्टा रिएक्शन चला देता है। कौन? फ्री फैटी एसिड और हमारे पास ग्लिसरॉल को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियो, अगर आप बायोलॉजी के छात्र हैं तो नियो शब्द से आप
को पता होगा, नियो का मतलब होता है कि कुछ ग्लूकोज बनाओ ऐसे जो नॉन कार्बोहाइड्रेट चीज़ों से मिल के बना होता है, इसको नियो शब्द वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मान लो अगर आपको गुजिया बनाना है तो गुजिया बनाने के लिए आपको चाहिए चीनी चाहिए, खोआ मोआ जो भी चाहिए, जो कि बहुत ऑब्वियस है, ठीक है। गुजिया बनाने की प्रक्रिया को गुजियासिस कह सकते हैं। लेकिन अगर आपने गुजिया बनाया पत्थर से, मान लो पत्थर का इस्तेमाल करके, कुछ इधर उधर कपड़े का इस्तेमाल करके, कुछ अपने पेड़ का पत्ती का इस्तेमाल करके गुजिया अगर बना दिया तो एकदम नियो हो गया, तो उसको बोलते हैं नियोजेनेसिस। ये नियोजेनेसिस और भी खतरनाक होता है डायबिटिक पेशेंट में, क्योंकि शरीर में तो वैसे भी ग्लूकोज लेवल एकदम हाई हुआ पड़ा है। अब जो है ये शरीर में जो फालतू की चीज पड़े हुए, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, ही है, वो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड भी इस्तेमाल होता है, वो सब मिल करके ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। ये होता है फैट सेल में। और तीसरा क्या प्रॉब्लम होती है फैट सेल में, उसको बोलते हैं कीटो एसिडोसिस। नाम सुना होगा, कीटो मतलब कीटोन, एसिडोसिस मतलब एसिड का बनना। क्या होता है कि हमारे शरीर में जब ये फैट वगैरह जब लाइसिस होते हैं, इसमें ढेर सारे अमीनो एसिड का भी इस्तेमाल होता है। ये सारे अमीनो एसिड बाहर कहाँ, अगेन फिर बाहर लीवर, ये मैंने लीवर लिखा था ना, ये लीवर में जाते हैं, ठीक है, वो भी लीवर जाता है अमीनो एसिड, ठीक है। अमीनो एसिड वो भी कहाँ जाएगा, लीवर में। लीवर में जाने के बाद वहाँ पे ढेर सारे कीटोन्स बनाते हैं। कीटोन्स में ये 3 कीटोन बहुत पॉपुलर हैं, बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटाइट्रेट, एसीटेट, और तीसरा होगा आपका एसीटोन। इन तीनों को मिला करके बोला जाता है कीटोन। और अब जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ब्यूटारिक एसिड, एस्टिक एस्टेट और आपका एसीटोन, ये सब क्या हैं, एसिड हैं। जब एसिड होता है तो क्या होता है कि हमारे शरीर में जो ब्लड है, ब्लड का जो पीएच है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से जो बीमारी होती है इसको बोलते हैं कीटो एसिडोसिस। क्या होता है अगर पीएच कम हो जाएगा, तो पीएच जैसे कम होगा ये जाएगा, बॉडी हमारी जो है खुद से उसको रेगुलेट करना चाहेगी। कहाँ जाएगी, जाएगी बाइकार्बोनेट के पास। बाइकार्बोनेट क्या होता है, एक प्रकार का बेस होता है, न्यूट्रलाइज करने के लिए वहां पर जाएगा। बाइकार्बोनेट उसको हेल्प करता है और बाद में उसके बदले में बनाता है आपको ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा एक फायदा होता है CO2 बनाने का, ये एक प्रकार का गैस है। जब एक गैस है तो हम उसको ब्लड में घोल के सांस लेकर के, सांस से बाहर निकल उसको निकाल के फेंक सकते हैं। अगर आपने देखा होगा कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका जो ब्रीदिंग पैटर्न होता है थोड़ा सा अलग होता है। मान लो कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट आपके बगल में बैठा है, अचानक से अजीब सा एक सांस लेगा। ये जो सांस होता है वो बेसिकली जो है ये कीटो एसिडोसिस को मेंटेन करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में बनाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड उस समय निकलता है। दूसरा जो एसीटोन होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये स्टोन है, ये भी एक प्रकार का गैस है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो जब भी गैस लिखते हैं उसके आगे एक एरो बना दीजिए, तीर, ताकि पता चले कि वो हवा में उड़ सकता है। एसीटोन वो भी ब्लड में घुल करके जाता है आपके कहाँ, लंग में, और लंग में से आपको जैसे ब्रीद आउट करेंगे एसीटोन बाहर आ जाएगा। एसीटोन का जो स्मेल होता है थोड़ा सा फ्रूटी नेचर का होता है, जैसे फल फूल होते हैं उस टाइप का नेचर होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो डायबिटीज के जो पेशेंट हैं उनको ब्रीदिंग से भी डिटेक्ट किया जा सकता है कि इनको डायबिटीज है। अब हम बात करते हैं, चाहे आपको डायबिटीज टाइप 1 हो चाहे डायबिटीज 2 हो, इसका इलाज क्या है। इसका इलाज क्या है, ला इलाज है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज है ही नहीं, ठीक है। उसका मेन कारण है इस प्रकार की पूरी घटना को बोलते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे कि आपने देखा कि आपके डायबिटीज से आपका किडनी खराब हो रहा है, आपका लीवर खराब हो रहा है, आपका नर्व खराब हो रहे हैं, और आपका जो है हार्ट खराब हो रहा है ना, आपका शरीर का पूरा ब्लड का पीएच खराब हो रहा है। एक तरह से देखा जाए धीरे 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 मसल्स खराब हो रहे हैं, है ना, किडनी खराब, आपका पूरे शरीर का अंग खराब हो रहा है। तो इस सारी चीज को पकड़ने के लिए अगर कोई आपको कहे कि ये चीज खा लो आपका डायबिटीज 3 दिन में तैयार सही हो जाएगा, ये चीज खा लो आपका डायबिटीज 5 दिन में सही हो जाएगा, ये सारी चीजें क्या है, मिथ है, मिथ है, ठीक है। मैं जो आपको बता रहा हूं इलाज नहीं हो सकता। मान के चलो कि 99% उसका इलाज नहीं है, 1% जो चांस है तो उसका हो सकता है। मैं आपको 1% के बारे में भी बता सकता हूं क्या क्या पॉसिबिलिटी है जिसको ठीक करके किया जा सकता है। नंबर 1 आपको क्या करना है कि इनको और इनको और इनको फॉलो नहीं करना है। अगर इनको
फॉलो नहीं करेंगे तो समझ लीजिए कि आपका आधा डायबिटीज तो ऐसे सही हो। नंबर 2, इसको बोलते हैं स्ट्रेस। आपको क्या करना है कि चिंता जो है चिता के समान होता है, आपको चिंता फ्री रहना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चिंता देखो कैसे काम करता है। हमारे जो किडनी होती हैं, ये मान लो किडनी है, इसके ऊपर एक प्रकार का ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड, यहाँ से रिलीज होता है एक प्रकार का हार्मोन, इसको बोलते हैं कॉर्टिसोल। ये जो कॉर्टिसोल क्या करता है, हमारे शरीर में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। अब देख रहे हैं जैसे आप स्ट्रेस में जाएंगे, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं बाय द वे, ठीक है। स्ट्रेस हार्मोन जैसे बढ़ेगा और वो आपके शरीर में ग्लूकोज और बढ़ा देता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चिंता जो है चिता के समान इसीलिए होता है कि डायबिटीज का जो सबसे बड़ा मेन कारण है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्यों ना हो, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि लाइलाज इसलिए भी है क्योंकि अगर आप कोई कहे कि भैया चिंता मत लो, लेकिन कैसे कोई चिंता ना ले बताओ। उनको सवेरे उठ के उठना है, बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है। उधर हमारे पड़ोसी ने हमारे खेत का डांड काट लिया है, एक बित्ता अंदर से काट लिया है, और हमारे ज़मीन बनवाते समय 1 फीट अंदर से ज़मीन जोड़ लिया है। उधर मुकदमा वो हार गया है, उधर बॉस उनको परेशान कर रहा है, हम उसको बॉस को बोल नहीं सकते, हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारी शादी उससे नहीं हो रही, हमारी शादी इससे नहीं हो रही, हो भी रही तो हमको दहेज कम मिल रहा है या उनको ज़्यादा मिला था हमको कम मिल रहा है। इतने ढेर सारे जो समस्याएं हमारे आगे पीछे जो चल रही हैं, इन्हीं सब की वजह से हमारा जो डायबिटीज़ है सही नहीं हो पाता है। इसलिए आपको कोशिश कीजिए कि स्ट्रेस फ्री होने का प्रयास कीजिए। कहने का तात्पर्य है कि स्ट्रेस को दूर करने के लिए आपसे जो हो सके वो कीजिए। और मेरा जो दूसरा स्ट्रेस से बचने का जो दूसरा सबसे बड़ा उपाय जो मैं आपको बता रहा हूं वो है आपका वर्कआउट, यानी एक्सरसाइज जब आप ज़्यादा करते हैं, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं अपने लाइफ में रोज 30 मिनट एक्सरसाइज जरूर करें, या तो 30 मिनट कम से कम वॉक करें। देखो क्या होता है जब आप वॉक करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि ये आपका मसल्स है, मसल्स में जैसे जैसे आप जब थकते हो तो थकते में क्या होता है, इसमें होता है लैक्टेट। आपने नाम सुना होगा कि हम थकते क्यों हैं, क्योंकि हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, एक जगह पड़े रहते हैं, तो आपके शरीर में इसकी मात्रा बढ़ती रहती है। ये भी एक प्रकार का एसिड है, यही वाला एसिड आप आगे चल के कीटो एसिडोसिस में हेल्प करता है। जी नहीं, कीटो एसिडोसिस में हेल्प नहीं करता है, बल्कि यही लैक्टिक एसिड आगे लीवर में जा करके ढेर सारा ग्लूकोज बनाता है, जिसको ग्लाइकोनियोजेनेसिस होता है, जो मैंने आपको पहले बताया था, वही कोजियासिस वाला। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमारे तरह से लेजी बने रहेंगे, काम धंधा नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो आपके शरीर में लैक्टिक एसिड बनेगा, वो आगे चल के और ढेर सारा ग्लूकोज बनाएगा। देख रहे हैं ना, एक तो हमारे शरीर में ग्लूकोज पहले से ना ज़्यादा पड़ा, अब हमारे लेजीनेस की वजह से और ग्लूकोज बना। तो ये है इरिटर काट। नंबर 3 क्या इलाज कर सकते हैं। नंबर 3 ये है कि जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि यह एक मेटाबॉलिक बीमारी है, तो ये मेटाबॉलिक तरीके से ही इसका इलाज किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि जो आपका डेली का लाइफस्टाइल जो खाना है, खाना में मैंने आपको बताया था कि शुरू में कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता है, वो चीज़ आपको नहीं खाना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि फ्राइड चीज़ें हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। नंबर 4 बाहर का खाना जिंदगी भर के हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। कारण सबका मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैं खाने को अभी मैं बताऊंगा, ऑलरेडी वीडियो अपना लंबा हो चुका है। अभी मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूं आपको क्या क्या नहीं करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, अगर कोई कहता है कि ये खा लो तो आपका डायबिटीज सही हो जाएगा, ये खा लो तो आपका डायबिटीज सही हो जाएगा। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसको न खा करके आपका डायबिटीज सही किया जा सकता है। न खाने में और क्या हो सकता है, जैसे कि मान लो आप जानते हैं कि रोटी आप रोज खाते हैं और चावल आप रोज खाते हैं, ठीक है, इससे तो आप बच नहीं सकते। लेकिन जो आप रोटी बनती है, जो आटा बनता है, जब आप पिसवाने जाएं उसमें जो है थोड़ा सा एलमंड डाल दें, चना डाल दें, और क्या डाल सकते हैं, थोड़ा सा बाजरा डाल सकते हैं, ठीक है। और क्या डाल सकते हैं, कितना डाल सकते हैं, लगभग 1 से 5%, ज़्यादा नहीं, ठीक है। गेहूं में मिला दीजिए। तो गेहूं में जब मिलाते हैं तो इसका जब रोटी बनाएंगे तो इस प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, या फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो गया। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, अगर आपको याद होगा शुरू मैंने बताया था कि इन सब चीज़ों में 100% ग्लूकोज पाया जाता है, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स कर देते हैं तो जो है आपका जो शुगर का स्पाइक होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, अगर आपका 100% है उसको घटा करके 70% कर देगा। तो इसलिए जो है आप अपने रोटी को अपना कंट्रोल कर सकते हैं। और जो है फ्रूट्स
जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रूट्स में भी ग्लूकोज की मात्रा अच्छा खासा होता है। कभी फ्रूट का जूस कभी मत पीजिए। अगर आपको फ्रूट्स खाना हो तो फ्रूट्स डायरेक्ट खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, बनाना भी खा सकते हैं। याद रखें कि ये भी, इसमें भी अच्छा खासा ग्लूकोज की मात्रा होती है। जो कच्चा बनाना होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, ग्लूकोज की मात्रा उसमें कम होती है। जो तो जितना पका होता है तो ग्लूकोज की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है। कुल मिला जुला के आप अपने जब खाने का जो प्लेट है उसको जब आप आँख से देखें तो उसमें जो है आधा से ज़्यादा पता लगा 75% उसमें कार्बोहाइड्रेट है। इतना ज़्यादा चावल, इतना रोटी, इतना थोड़ा सा दाल बेचारा यहीं किनारे कोने पड़ा हुआ है। आप इस टाइप का प्लेट खाना बंद कर दीजिए। आप अपने दिमाग लगाइए आपके प्लेट में कौन सा खाना रखा है, क्या नहीं रखा है। तो आपको क्या करना है कि रोटी और चावल को हटा करके यहाँ पर इतना सलाद डाल दीजिए। सलाद में आपको जो आपका मन पसंद आए वो सब डाल दीजिए, वो सब खाइए। और ये प्रक्रिया आपको कब तक करना है, हो सकता है आपको आजीवन करना पड़े। और ये सब जो सारी प्रक्रिया जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब जो है बड़का वाले, आला वाले डॉक्टर के ध्यान में रखते हुए कीजिएगा। अगर वो उनको सही समय में अगर आपको इंसुलिन देना है तो आपको लेना ही लेना है। इंसुलिन का जैसे मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर आयुर्वेद वाले इंसुलिन को बुरा बोल बोल करके अपना जो है बाजार ऊंचा करने के बारे में करते रहते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत तरीका। मैंने आपको शुरू में पहले ही बता दिया था। जैसे कि आयुर्वेद में लोग क्या बोलते हैं, जामुन और करेला और मेथी और नीम का पत्ता कड़वा है, ठीक है, ये सब चीज़ों से इलाज करवाते हैं। देखो ये सब चीज़ें काम कैसे करती हैं। जैसे कि हमने जामुन और करेला जब हम खाते हैं या मेथी जो खाते हैं, पेट में जब जाता है तो हमारे शरीर में जो हम खाना खाए हैं उसमें जो खाने में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका एब्जॉर्प्शन को थोड़ा सा स्लो कर देता है। शरीर में जो पहले से ब्लड में ग्लूकोज पड़ा है उससे कोई लेना देना नहीं है, आपके इंसुलिन लेवल से कोई लेना देना नहीं, बल्कि जो आपने अभी अभी खाना खाया उसके एब्जॉर्प्शन को थोड़ा सा स्लो कर देता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम एब्जॉर्ब होगी, लेकिन वो लगभग न के बराबर होता है। इसलिए जो है एक अंग्रेजी में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, डायबिटिक रिवर्सल। डायबिटिक रिवर्सल, जिसको डायबिटीज होगा कभी भी रिवर्सल नहीं हो सकता। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा मैं कह रहा हूं। एक ही शर्त पे रिवर्स हो सकता है, अर्ली स्टेज पे अगर आप हैं तो। अगर आपको अभी डिटेक्ट हुआ है, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो उसको रिवर्स किया जा सकता है। अगर आप आयुर्वेदिक के चक्कर में, ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका जो है धीरे धीरे डिले होता जाएगा, बाद में जो है वर्स हो जाएगा, उसके बाद कभी रिवर्स नहीं हो पाएगा। एक चीज़ मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड करूंगा, उसको बोलते हैं बेसन। बेसन जो है, चना एक ऐसा चीज है जो है, इसमें जो है जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। सुबह उठिए, अगर आपको नाश्ता खाना है उसका चिल्ला बना लीजिए बेसन का। वेज आमलेट बना होता है, आमलेट से ज़्यादा है सवेरे में आप जो है अंडा जरूर खाएं अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो। बेसन का कढ़ी बनता है, बेसन का पता नहीं क्या क्या बनता है। तो बेसन जो है बहुत बढ़िया स्रोत है डायबिटिक पेशेंट के लिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है। एक जो आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है जानना, उसको बोलते हैं मेंबरशिप। अगर हमारे वीडियो देखने से अगर आपको इतना सा भी फायदा हुआ है तो हमारे चैनल का मेंबरशिप खरीद लीजिए मात्र 59 रुपए में। अगर आपके पास 59 रुपया नहीं है तो हमारे वीडियो को ऐसे लोगों को भेज दीजिए जिनके पास 59 रुपए हो। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह कि आपको बताने के चक्कर में देखो पैंक्रियाज भी खराब हो गया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि पैंक्रियाज में जब जो है बीटा सेल मरते हैं तो इस तरह से जो है सड़ते भी हैं उसी पे। इसे धीरे धीरे करके आपका पैंक्रियाज आर्गन ही खराब हो जाता है।